साई राम बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी घर में सुरक्षित होंगे और सभी ने अपना अपना गृह कार्य भी पूर्ण किया होगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर वितान पुस्तक ले रहे थे। इसमें हमारा आलो अंधारी पाठ चल रहा था, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, वितान, प्रकरण आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। ठीक है, तो ये लेखिका हैं बेबी हालदार। अब आप इनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी पाठ पढ़ चुका है और उसमें इनके बारे में काफ़ी जानकारी आप सबको हो गई होगी। यह एक गरीब कामगार औरत है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष को झेला है और उन संघर्ष को झेलते हुए यह एक प्रसिद्ध लेखिका भी बन गई। किस कारण? अपनी मेहनत के कारण। और साथ में जो सफलता की सीढ़ी में सहायक बने हैं वह एक बंगाली परिवार के सदस्य हैं, जिनको वह तातुश कहती हैं। उनका पूरा योगदान है इनको एक प्रसिद्ध लेखिका बनाने में। तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अपनी मेहनत से, अपनी सहनशीलता से, अपने धैर्य से हम प्रत्येक काम को सफल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, है ना। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इस कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। मैं जहाँ तक समझती हूँ आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है। तो हमने इस कहानी में जो देखा है कि आलो अंधारी इनकी एक पुस्तक छपी थी। अंत में इन्होंने जो लिखी थी अपनी आत्मकथा, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है अंधेरे से उजाले की ओर। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अंधेरे से उजाले की ओर आलो अंधारी इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्यों रखा? क्योंकि यह पुस्तक इनकी आत्मकथा है और इन्होंने जो अंधेरा है, जो इनके संघर्ष थे, वे अंधेरे के रूप में हैं और उजाले की ओर। तो उन संघर्ष को झेलते हुए यह एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। तो है कि इनकी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो गया है। तो इसका अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पाठ की ओर चलते हैं। हमारा पाठ आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है, आलो अंधारी कहानी में हम यहाँ पर थे बाबा के साथ। इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा कोलकाता की क्या खबर है। तो बाबा कौन है? लेखिका के पिताजी। तो जब ये लेखिका के जीवन में कुछ सुख के पल आए, क्योंकि वह वहाँ पर अच्छी प्रकार से रह रही थी, उसको जो कभी अपनों से सुख नहीं मिला था वो उस परिवार में उसको सुख मिल रहा था। तो बाबा उनसे मिलने आए थे और बाबा ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ बहुत तुम्हें याद करती है। तो लेखिका को अपने बुरे वक्त याद आ गए हैं। वे कहती हैं कि मैं अब उन पलों को नहीं जीना चाहती। अगर उस समय समझ आ जाती तो शायद मेरे जीवन में वे पल आते ही नहीं हैं। मुझे अब समझ आ गई है कि सब अपने अपने लिए ही जीते हैं, सब अपने अपने लिए ही मेहनत करते हैं। और लेखिका कहती है अब मुझे उन पलों को फिर से नहीं जीना है। मन में वह सोचती है। तो फिर वो अपने बाबा से इधर उधर की बातें करती हैं और बातें करते करते वह बाबा से पूछती है कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। बाबा बोले माँ, तेरी माँ तूने कुछ सुना नहीं लगता। क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वह रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे
कि उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आईं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। तो ये देखिए कि भाई पास में हैं, फिर भी उससे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं मालूम है कि उसकी माँ की मृत्यु कब हो गई है। उसको कितना पछतावा होता है कि साथ में पास में भाई है, लेकिन फिर भी वे अपनी माँ को अंतिम समय में भी नहीं देख पाई। उसके भाइयों ने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई। तब मुझे लगा मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तो ये देखिए कि माँ को मरे हुए 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 मास, 6-7 महीने, लेकिन उसको लेखिका को अभी भी कुछ नहीं मालूम था। तो वो कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा बऊदी भाई कोई भी दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता है, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। तो मतलब है कि वो अपने भाई को याद करती है और वो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर मेरा भाई मुझे बताता तो मैं अंतिम समय में अपनी माँ से मिल सकती थी, है ना। बीच में मैं कई बार वहाँ गई, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब है कि वहाँ कमरे के पास गई, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसे कुछ नहीं बताया। मतलब है कि उसे इतना दुख है कि माँ उसे छोड़ के चली गई, लेकिन किसी ने, उसके भाई ने उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए, वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? दरकार कहते, उन्हें जाने की ज़रूरत ही क्या थी? दरकार ज़रूरत को कहते हैं। उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वे जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देखा सकते थे। मतलब है कि वे अलग अलग रहते थे। अंतिम समय में बाबा भी उनसे मिलने नहीं गए थे। तो लेखिका को इस बात का भी दुख था। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला कि मुझे तो अभी अभी, मतलब है कि उन्हें तो बाद में पता लगा, अरे लेखिका को अभी पता लगा। किसी ने भी उनको नहीं देखा। मतलब उन्होंने अकेले नहीं, उसके भाई ने, छोटे भाई ने क्रियाक्रम कर दिया, बड़े भाई को भी नहीं बताया। तो कितनी मतलब उसकी बात है कि अपनों को भी नहीं बताया, अपने भी अपनी माँ से दूर रहे हैं। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊं। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरे बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसकी सुख शांति से रहेगी, मतलब कि इसके साथ सुख शांति से रहेगी। तो जो लेखिका के पिताजी हैं वे कहते हैं कि जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो यह तुझे सुख देगा। तो ये क्या है कि तेरे जो बुरे दिन थे वे बुरे दिन अब दूर हो जाएंगे और तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो बाबा हमारे यहाँ से चलने लगी। तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत हो जाए। बाबा बोले, आप जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से रह रही है।
तो मतलब है कि जब ये वे जाने लगे तो तातुश ने कहा कि आप ये अपनी लड़की की चिंता मत करो। तो उस बाबा ने कहा कि अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरी लड़की बहुत अच्छी तरह से रह रही है। जो उसने सुख नहीं पाया वो यहाँ पर से सुख मिल रहा है, तो चिंता किस बात की है। बाबा चले गए, उन्हें कहीं से पता चला कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, अब वह जब तक फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। बार बार वह भी जानना चाहते थे मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, साथ में यह भी यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। तो मतलब है कि जब बाबा को पता लगा कि हाँ वह कुछ लिख रही है तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि फिर तो है कि जो कभी फ़ोन भी नहीं करते थे वह बार बार उनका हालचाल पूछने लगे फ़ोन करके। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और आंखों से मैं उसे देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती है। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुंची थी। मैंने उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को लेकर एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें इस शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह नववर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर तुम्हें यह लेख तुम्हारे भेज रहा हूँ और तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशा पूर्णा की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती। तो मतलब है कि जेठू उनको कैसे प्रोत्साहित करे थे, वे कह रहे हैं कि हम हमेशा गलतियों से ही सीखते हैं। अगर हम कुछ काम ही ना करें गलती करने के कारण, तो क्या होगा, हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो वे उनको शाबाशी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मुझे दुख होता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़कर, और खुशी होती है, क्योंकि अब तो उसकी मतलब चिट्ठियों में ना अब कोई इतनी अधिक गलती नहीं होती थी। तो वो कहते हैं कि जो इंसान होता है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो जेठू प्रत्येक समय लेखिका को प्रोत्साहित करते रहते थे। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती थी। मैं सोचती थी कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी होगी, क्या उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर के काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह ही लिखती है जैसे अपनी बांधवी को। तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती है कि अंदर तक छू लेती थी मुझे, मेरे हृदय को छू लेती थी। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसा वह क्यों है, इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो। जिन्हें तुम माफ़
भले ही न कर सको बेबी। जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है। शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है या नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना, मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह सकती जब कोई तुम्हारा लिखा हुआ कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? अवाक कहते हैं आश्चर्यचकित होना। ठीक है। और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा कि मैं कहीं घूमने जाना की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने के लिए बैठ जाती थी और सहेली को बुलाकर पूछती, ये देखो तो ठीक से पहनी है कि नहीं। मतलब वो ये कहती है कि जो संसार में लड़कियां हैं उन्हें सजना कितना अच्छा लगता है और मुझे तो कभी भी इन चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं रही है। मुझे कभी भी सजना अच्छा नहीं लगता था। तो और सब लड़कियां हैं कि कोई चीज़ पहनती तो सबको दिखाती थी कि कैसी लग रही हूँ, कैसी हैं। तो इन चीज़ों में मुझे कभी भी रुचि नहीं रही है। मुझे कभी भी मतलब इतना पसंद नहीं रहा है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और मेकअप करना। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर कहें कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं कि वे चाहती हैं कि लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती। औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह, मतलब लेखिका कह रही है कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह होता है। मतलब मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ ये सब देखकर। इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती हूँ कि होठों पर, चेहरे पर ढेर इतना रंग रोगन पोत लेती हैं कि मतलब कि जो अपना वास्तविक चेहरा है वह भी छिप जाता है। मुझे बचपन से ही सजना धजना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती थी। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कहकर मुझे सजाती बजाती थी। मतलब ये कह रही है लेखिका कि मुझे कभी भी सजना धजना बिल्कुल पसंद नहीं था और कहीं कहीं जाना होता तो मेरी सहेलियां ही मुझे ज़बरदस्ती सजने के लिए कहती और वो मुझे सजा भी देती थी। तो फिर वे लेखिका अपने बारे में बता रही है कि तो लेखिका कह रही है कि कभी मेरे अंदर से भी रुचि नहीं हुई है सजने धजने की और कहीं मुझे जाना भी पड़ता था सहेलियों के साथ तो सहेली मुझे ज़बरदस्ती सजाती थी। और ये बाद में अगर मैंने कभी सिंदूर वगैरह लगाकर मांग में सिंदूर लगाया और कंघी करी तो और मैं थोड़ा सज कर चली भी तो औरतें मुझे देखकर जलती थी और वह मुझे देखकर खुसर फुसर भी करने लगती थी और साड़ी की जगह सलवार सूट जो पहनने लगी थी अब उसे देखकर और अच्छी तरह वे देखती थी। मतलब है कि औरतों की आदत ही होती है कि कोई अच्छी तरह चले तो वो उसको देखने लगती है और ये नेचर भी होती है। औरत ही औरत को देखती है ध्यान से कि वो क्या पहन के जा रही है। तो लेकिन लेखिका को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझको सबका इसने मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। माने अर्जुनदा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर देती थी। मैं सोचती थी कि लोगों का इतना प्यार मैं संभाल भी पाऊंगी या नहीं। लेखिका कहती है कि इस परिवार से मुझे इतना सुख मिला है कि सभी मुझे कुछ ना कुछ देते रहते थे। मतलब है कि कभी मुझे उपहार वगैरह कभी ज़िंदगी में नहीं मिले, लेकिन इस परिवार में अगर उनका बड़ा लड़का आया है विदेश से तो वह भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है और उनके अगर मामा आए हैं तो मामा भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं। तो मैं मन में कभी कभी ये सोचती थी कि मैं इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। और मुझे कभी डर भी लगता था कि कहीं है प्यार मेरे से दूर ना हो जाए और इसलिए मैं एकदम से घबरा भी जाती थी। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा।
तो लेखिका कहती है कि जब मैं वहाँ से यहाँ पर आई तो मैं कुछ उदास भी रहने लगी थी, क्योंकि आस-पास के लोगों से थोड़ा प्यार भी हो गया था, तो उन बंधुओं की मुझे भी याद आती थी। इस प्रकार से धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी थी। उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने की दुःख की जगह मैं अब सबको अपना मानने लगी थी, और उनमें से कोई भी मुझसे मिलने ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते थे, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते थे। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए, मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी। हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक होकर उसकी ओर देखती और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बातें पूछ रही है, अब भला मैं इस क्या जवाब दूँ? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या यह सब अब याद था? फिर भी 2-4 लाइनें मन में आई और उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हँस पड़ी। इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती हो? उसकी बात मुझे हँसी आ गई और कुछ दुःख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हँस सकते हैं तो उस समय तो और भी हँसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी नहीं था। उन्होंने देखा था। मतलब है कि बच्चे अपनी माँ को बदलते देख रहे हैं तो उनको हँसी भी आ रही है। मतलब है कि जब उन्होंने लड़की ने जब इस प्रकार से सवाल किया, तो मतलब लेखिका खुश भी है कि मेरे बच्चों में परिवर्तन आ रहा है। पहले जैसे बात करते थे वह इस तरह से बात नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी शर्म भी आ रही है कि वो बच्चे अब मेरे में जो परिवर्तन है वो देख रहे हैं। मतलब है कि वो अब और भी ज़्यादा हंसेंगे। वो मन ही मन पता नहीं कैसे कैसे सवाल अपने मन में रखती है लेखिका, और सोचती भी रहती है। उनकी तस्वीरें देखकर भी तातुश से उनके बारे में पूछती रहती थी। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने में कभी कभी उकता जाते। वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते, शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी। पता है कि वो जब बार बार सवाल करती लेखिका तो वह एकदम परेशान हो जाते थे और अखबार लिए कहीं और चले जाते और एक कहते, जाओ बेबी तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी। वह उससे मतलब है कि बचने के लिए वहाँ से उठ जाते। तो ये ध्यान रखना है कि तातुश कौन सा अखबार पढ़ते थे? द हिंदू। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकता है। मैं कभी हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? मतलब कि तातुश को जबरदस्ती भेज देते थे। तो तातुश क्या करते थे, उससे बचने के लिए उसको यही कहते थे कि जाओ और तुम बच्चे को नहीं भेजना है। और वह घड़ी देखकर और फिर उठ पड़ती थी। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो उसका अकेला काम नहीं था। मतलब है कि उससे खाना भी बनाना होता था अर्जुनदा के लिए, और उसे अच्छा भी लगता था वह कि वह गरम गरम बनाकर देना। उसे नई नई चीज़ें भी बनानी अच्छी लगती थी। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा। मतलब है कि लेखिका को ये इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था, नई नई चीज़ें बनाकर देना। और साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप और प्याज सूप। मतलब है कि उसे सूप बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। जब वह अपने स्वामी के पास रहती थी तब भी वह कुछ ना कुछ नया बनाती रहती थी और अपने स्वामी को खिलाने का भी शौक था। लेकिन उसका जो स्वामी था वह बहुत ही गुस्सा करता था। मतलब कि बहुत ही गुस्से वाला स्वामी था। इतना अच्छा बनाती थी फिर भी वह उस पर गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। होता है कि पहले उसे नई नई चीज़ें बनानी अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसकी जो और ज़्यादा रुचि बढ़ी है वह उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ने में भी होने लगी थी। और उसे अखबार पढ़ना भी बहुत अच्छा लगने लगा था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे कोई नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार
आने का रास्ता देखती। मतलब कि वो अखबार का इंतज़ार भी करती थी कि अखबार आएगा और मैं उसको पढ़ूँगी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी-सी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी-जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े-खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या-क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा? यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा? इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो अखबार आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ कितनी अच्छी थी। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठाक समझती थी। मतलब है कि लेखिका को अपनी माँ की उस समय याद आ गई। जब ये तातुश ने ऐसी बात पूछी तो उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। तो वह अपनी माँ की यादों में खो गई। उसकी माँ हर समय यही सोचती थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा मनुष्य बने। और वह मतलब अपने आप पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचती थी कि मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें। और वह अपनी माँ को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे और फर्श पर टपकने लगे आंसू। तो बस अब इस समय क्या है, इस समय उसकी जो माँ है, माँ का आशीर्वाद ही उसी के साथ था और उनकी यादें थी, जिसको याद करके लेखिका हर समय दुखी हो जाती थी, क्योंकि अब माँ उसके साथ नहीं है। तो वह अब यही चाहती है कि मेरे बच्चे भी खूब पढ़े लिखें। तो इस प्रकार से वह अपनी माँ की यादों में खोई रहती थी। पल पल में अपनी माँ को याद करती रहती थी, क्योंकि जब हम अंतिम समय में अपनी माँ को नहीं देखते हैं तो माँ की हमें अधिक याद आती है, क्योंकि हम अपनी माँ से दूर हो जाते हैं और माँ हमारे सबके करीब रहती है। और क्योंकि माँ से हम अपना दुख सुख बांट सकते हैं। माँ ऐसी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि हमारे जीवन में इतना सबसे ऊपर स्थान होता है माँ का कि उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है ना? आज हम इतना ही लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। तो इस प्रकार से बाबा उससे मिलने आए थे। उसके बाद मतलब फिर उसने जेठू को चिट्ठियाँ लिखी, जेठू की चिट्ठियाँ पढ़ी, शर्मिला दी की चिट्ठियाँ पढ़ी और उसको देखकर उससे क्या-क्या महसूस हुआ। और फिर उसने क्या किया कि फिर बीच में उसे अपनी माँ की भी याद आई और माँ की यादों में वह खो गई थी। ठीक है? आगे की कहानी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही लेते हैं। धन्यवाद। साईं राम। आप सब अपना अपना गृह कार्य करेंगे। ठीक है? साईं राम।